अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूँ फरजाना नसरुल्लाह। तो ये हमारी बायो की क्लास है जो एक हमने ऑनलाइन सेक्शन स्टार्ट किया हुआ था बिकॉज़ के सिचुएशन कोविड-19 की चल रही है और सारे घर पे हैं। तो होप्स हो कि आप इन लेक्चर से इन लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और अपने आप को प्रोडक्टिव बना रहे होंगे, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज हमारा थर्ड लेक्चर है। तो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ होमियोस्टेसिस, उसी का ही थर्ड लेक्चर है सेकेंड ईयर के साथ। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा सुना हो, आपने उसको रिवाइज भी किया हो, तो हम पढ़ रहे थे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो जल्दी से क्विकली एक दफ़ा रिवाइज करते हैं क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन था क्या। एक्चुअली हमने देखा था कि होमियोस्टेसिस क्या था। होमियोस्टेसिस था मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आउटसाइड एनवायरनमेंट में जो भी चेंजिंग्स आए उसके अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी के जो है प्रोसेस उसको मेंटेन करना, हम उसको कहते थे होमियोस्टेसिस। तो हमने उसको कहा था होमियोस्टेसिस। तो होमियोस्टेसिस के हमने आगे फर्दर 3 पार्ट देखे थे, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। और उसमें हमने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया हुआ था ऑस्मो रेगुलेशन। तो हमने सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स देखा था और उसके बाद हमारा जो टॉपिक था लास्ट लेक्चर में वो हम पहुँचे थे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स में हमने 2 टाइप्स देखी थी, ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर क्या होते हैं, जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट वो अपना बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मेंटेन करते हैं। सो क्या है, वो सेम एनवायरनमेंट है तो रेगुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती होगी। ठीक है, जबकि सेकंड है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं ना अपने बॉडी के एनवायरनमेंट को, या बॉडी के वाटर की बात कर रहे हैं तो ऑस्मो की, तो हम वाटर की बात करते हैं कि वो अपने वाटर और साल्ट को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो तो रिमूव करते हैं एक्सेस वाटर को, और हाइपरटोनिक हो तो रिमूव करते हैं सॉल्ट को। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर जो हमने प्रीवियसली सेकंड लेक्चर में देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। कि एनिमल्स हमने देखा कि 2 तरह से करते हैं, तो इन ऑस्मो कन्फर्मर का तो इशू ही नहीं है, वो तो मेनटेन करके रखते हैं। लेकिन ऑस्मो कन्फर्मर किस तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन करते, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्या है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट होते क्या हैं, हमारे पास हम 3 एनवायरनमेंट हमें फेस करने पड़ते हैं। एक होता है मैरीन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। मैरीन क्या है, मैरीन ऐसा इन्वायरमेंट को कहते हैं जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन किया हो। सराउंडिंग की इन्वायरमेंट की बात करें ना, तो इन्वायरमेंट सराउंडिंग को कहते हैं ना, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो उसमें साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहने वाले होंगे वो भी इसी इन्वायरमेंट को फेस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग को अपने आप को सेट करेंगे। तो फर्दर हम जाके डिटेल में ये चीज़ें देखेंगे, लेकिन एक दफ़ा ये देख लें। फ्रेश वाटर होता है सेकेंड ऑप्शन हमारे पास फ्रेश वाटर है ना। वाटर 2 तरह से, मैरीन और फ्रेश वाटर। यहाँ पे क्या है, वाटर कंसंट्रेशन सराउंडिंग में ज़्यादा है। ठीक है, और थर्ड क्या है, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल उनको कहते हैं ड्राई कंडीशन। ड्राई एरिया मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल वो डेजर्ट आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल एरिया जहाँ पे कभी कभी एक्सेस होती है वाटर की, कभी कभी वाटर अवेलेबल नहीं भी होता, तो हम उसको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट कह रहे होते हैं। चले आगे मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट। ये जो 3 मैंने ऊपर लिखे इनका हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इनमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो कौन कौन से हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल बनाना होता है। तो इसमें 2 एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, हमने जितने भी एनिमल्स देखे हैं उनमें उनको हम आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा, हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते होते हैं उन्हें, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट्स क्या है, यहाँ पे मैरीन एनवायरनमेंट में ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। ठीक है, तो इनका इशू ही नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना, ऑस्मो इंटरनल एनवायरनमेंट सेम रखते हैं, तो इनका तो इशू ही नहीं है। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर होता है, उनको मैं अपने आप को अपने जो है इन्वायरमेंट से कोऑपरेट करने के लिए अपनी बॉडी को इस तरह से सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए वर्टिब्रेट में क्या आती हैं, फिशेस आती हैं। देखिए मैरीन इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे कोई देखें एनिमल्स या बर्ड्स तो नहीं ना रह सकते, तो वाटर में फ़िशेस होंगी, फ़िशेस रहती हैं। और फ़िशेस का हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे साइक्लोस्टॉर्म्स होते हैं। साइक्लोस्टॉर्म्स नया एक टर्म है, लेकिन इसको सिर्फ एज इट इज़ कैटेगरीज करने के लिए मैंने उसकी क्लास का नेम लिख दिया साइक्लोस्टॉर्म्स, जिनमें हैग फ़िश और हैग फ़िश आती है। तो हैग फ़िश क्या है, ये
आइसोटोनिक होती है, जैसा ही इसका इन्वायरमेंट है, जैसे वो इन्वायरमेंट क्या है, उसमें साल्ट ज़्यादा है तो वो अपने अंदर भी सॉल्ट ज़्यादा मेंटेन करेगी, जिससे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से ये ऑस्मो कन्फर्मर का ही वर्क कर रही होती है, तो इनका मसला ही नहीं हो रहा। अब बाकी रह जाती है कार्टिलेजिनियस फिशेज़ और बोनी फिशेज़। कार्टिलेजिनियस जिनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेज का बना होता है, और बोनी जिनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बोनी होते हैं, बोन्स के बने हुए होते हैं। तो है ये फिशेज़ ही, रह कहाँ पे रही है, मैरीन में। तो हम देखते हैं कार्टिलेजिनियस फिशेज़ प्रॉब्लम क्या है। मैरीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ना, तो सबसे पहले मैरीन इन्वायरमेंट को भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, उसको अपने आप को ऑस्मो रेगुलेशन में लेके जाएंगे, अपने इन्वायरमेंट से अपने आप को कंसाइड करेंगे, वहाँ पे रिजाइड कर सकते हैं। तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है, नंबर 1 प्रॉब्लम है वो है कि साल की कंसंट्रेशन का हाई होना। ये एक प्रॉब्लम है कि वहाँ, क्योंकि वो मैरीन एनवायरनमेंट है, साल्ट कंसंट्रेशन हाई होती है और वाटर की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में क्या होगी, कम होगी। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को साल्ट नहीं बल्कि वाटर चाहिए होता है, तो साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो ये एनवायरनमेंट में है और बॉडी को उसके रिस्पेक्टिवली होगा। बॉडी में क्या होगी, साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और वाटर की कम होगी। तो रिक्वायर क्या है, ये तो है ना, तो रिक्वायर क्या है कि उन्हें वाटर ज़्यादा चाहिए बल्कि और साल्ट कम करने हैं। ये चीज़ हमें रिक्वायर है, जिसके लिए वो अपने आप को होम्योस्टेसिस और ऑस्मो रेगुलेशन की तरफ लेके जाएंगी। उन्हें वाटर ज़्यादा चाहिए, साल्ट कम चाहिए, सही है। तो इसको इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो 2 से 3 तरह से अपने आप को मेंटेन करती है, वो मैंने इसको पॉइंट आउट किया हुआ है। तो देखिए सोल्यूशन नंबर 1 क्या है, एक्सक्रीट साल्ट। ये साल्ट ज़्यादा है तो नंबर 1 क्या है, वो वाटर को तभी मेंटेन करेंगी जब वो साल्ट उनके पास कम होगा। साल्ट कम होगा तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। तो एक्सेस साल्ट है, वो क्या करेंगी, एक्सेस साल्ट को एक्सक्रीट करेंगी। अब एक्सक्रीट करने के लिए वो कैसे करेंगी एक्सक्रीट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि देखें बाहर तो साल्ट पहले ही ज़्यादा है, सही है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, हाई से लोअर की तरफ, ठीक है। तो अंदर पहले ही ज़्यादा है तो क्या होगा, वो बाहर तो जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जहाँ पे चीज़ ज़्यादा होगी वहाँ से कम के बजाय उसका रिवर्स प्रोसेस चल पड़े, ठीक है, जिससे हमें क्या करना पड़े, उसको एनर्जी देनी पड़े रिवर्स प्रोसेस के लिए। पहले क्या होना था, हाई से कम की तरफ, और अब एक्टिव में क्या करेंगे, कम से ही हाई की तरफ जाना है। तो इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो एक्सक्रीट करती है साल्ट, और साल्ट एक्सक्रीट करने के लिए क्या प्रोसेस होंगे, नंबर 1 किडनी, उनके अंदर जो हमारा किडनी प्रोसेस होते हैं ना, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो वो साल्ट को रिमूव करने के लिए किडनी के थ्रू रिमूव करेगी। और दूसरा क्या है, उनके पास एक स्पेशल टाइप के एक साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं। उन ग्लैंड्स का नाम है रेक्टियल ग्लैंड। ये आपने याद करना है, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि कौन सी ग्लैंड्स हैं जो कि साल्ट को रिमूव करने में हेल्प आउट करते हैं, तो वो रेक्टियल ग्लैंड्स हैं। और ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक्सेस, जैसे किडनी वर्क कर रही है वैसे ही कर रही होती है, तो लेकिन ये एक स्पेशल फंक्शन है उनका, ताकि वो इस हाई साल्ट कंसंट्रेशन में रिजाइड कर सके, अपने आप को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेस साल्ट को रिमूव करना। और दूसरा क्या है, मेंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। देखें 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक कि हाई कंसंट्रेशन बाहर है तो अंदर कम की जाए, ठीक है, या फिर बाहर ज़्यादा है तो अंदर डबल ज़्यादा कर दी जाए, कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी जाए। जिससे क्या होगा, देखिए कंसंट्रेशन तो इस तरह से ना, जहाँ से हाई है और वहाँ से कम की तरफ आनी है। तो अगर हम बाहर ज़्यादा है तो अंदर डबल कर देंगे तो क्या होगी, अंदर से वो बाहर जाएगी, ठीक है। तो पहला ये प्रोसेस था जिसमें हमने क्या किया था, रिमूव किया था। लेकिन दूसरा प्रोसेस ये है कि हम अंदर बॉडी के ही साल्ट कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर दें, इतना ज़्यादा कर दें कि उसको रिमूव आउट करना पड़े। वो खुद ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव आउट कर दें। तो ये सेकंड ऑप्शन था। मेंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया वेस्ट, जो नाइट्रोजनिक वेस्ट है उसकी हाई कंसंट्रेशन मेंटेन की जाए। इसकी जबकि ये देखिए यूरिया जो है ये पॉइजनस होता है, ये डैमेज कॉज करता है ना, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा बॉडी, तो उसको क्या करते हैं, उन यूरिया को ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड की फॉर्म में वो बॉडी में स्टोर करते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी बॉडी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाहर वाले इन्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाती है। जब अंदर ज़्यादा होगी तो वो इसलिए बॉडी के अंदर से बाहर को मूव करेगा, क्लियर है। अब नंबर 3 पे क्या है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन
सिक्रीट करे। कंसनट्रेटेड मतलब यूरिन जिसमें नाइट्रोजनिक वेस्ट ज़्यादा हो, वाटर कम हो, क्योंकि वाटर तो पहले ही कम है तो उन्होंने वाटर को ज़्यादा चाहिए उन्हें, तो वो एक्सक्रीट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया कि वो वाटर को साल्ट को ज़्यादा रिमूव करें और वाटर को क्या करें, रिटेन करें, किसके थ्रू, कंसनट्रेटेड यूरिन के थ्रू। सही है। तो ये प्रोसेस था मेरीन में कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेज़ में, जो कि किस तरह से अपने आप को इस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल बनाती हैं। जी, ये क्लास आपने देखा कि हम पढ़ रहे थे होमियोस्टेसिस, और उसमें ऑस्मो रेगुलेशन हमने स्टार्ट की हुई थी, क्योंकि हम यहाँ पे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखें दो चीज़ें आती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को हम लिविंग में कंसीडर करते हैं। तो आपने ये याद रखना है, जब भी हम बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उनमें हमें सबसे पहले ये प्लांट को भी डिस्क्राइब करना पड़ता है और एनिमल्स को भी। तो हम प्लांट को सबसे पहले टॉपिक में इसलिए रखते हैं क्योंकि प्लांट में प्रोसेस जो होते हैं वो सिंपल होते हैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए अंडरस्टैंड ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं, और देन उसके बाद एनिमल्स के। तो यहाँ पे भी देखें ऑस्मो रेगुलेशन हम देख रहे हैं, तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है इन प्लांट्स। सबसे पहले प्लांट्स में देखेंगे कि ये तो प्रॉब्लम्स थी जो ऊपर हमने बात की, तो इस सिचुएशन हमें मेंटेन क्या करनी है। अगर वो आपको समझ आ गया तो आगे आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना ईजी होगा। प्लांट में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से की जाती है, कितना कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्लांट में क्या होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी, उसके इन्वायरमेंट में उसको प्लांट को कितना वाटर दे रहे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर हम प्लांट को डिवाइड करते हैं सिचुएशन के लिहाज से, और उसी जो इन्वायरमेंट सिचुएशन उसको वाटर अवेलेबल हो रहा होता है उसी की बुनियाद पर उसको कैटेगराइज करते हैं, और वो जिस इन्वायरमेंट में एक प्लांट रह रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सेट भी करता है, ठीक है। तो अब हम देखें हमारे पास क्या हो सकता है, वाटर कंसंट्रेशन ऐसा इन्वायरमेंट हो सकता है जो कि हाई हो, ठीक है, जैसे ओशन सीज़ होते हैं। अब ऐसी कंसंट्रेशन होती है जहाँ पे वाटर कम हो, जैसे कि डेजर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ ना वाटर ज़्यादा हो ना ही कम हो, नॉर्मल हो, जैसे कि सेमी एरिड एनवायरनमेंट कंडीशंस होती हैं। तो हम इन तीनों चीज़, अब तीन ही पॉसिबिलिटीज़ है ना, इन तीन पॉसिबिलिटीज़ पे हम वर्क करेंगे। तो इन्हीं की बुनियाद पर, वाटर की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर हमने इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज़ किया गया, जो कि मैंने हम यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए लिख लिया हुआ है। तो हमारे पॉइंट पे देखें, हाइड्रोफाइट्स, फाइट्स प्लांट्स को कहते हैं। हाइड्रोजन से निकला है, मतलब वाटर कंटेनिंग, वाटर फाइट्स प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स। तो ऐसे प्लांट जो कि कहाँ पे रह रहे होते हैं, वाटर में। तो यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम है क्या, वाटर तो एक्सेस में है, प्रॉब्लम इनकी क्या है, वाटर प्रॉब्लम इसलिए है कि वो कोई चीज़ एक्सेस में होती है ना, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होती है। तो यहाँ पे इनके लिए जो वाटर एक्सेस है ये इनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके लिए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन क्या चाहिए, प्लांट ने इस वाटर में रहते हुए किस तरह से अपने आप को अडेप्ट किया कि वो अपने आप को इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, तो आप देखें यहाँ पे मैंने एक इस तरह से सिचुएशन बनाई कि ये वाटर है, यहाँ पे कोई भी प्लांट है, जैसे कि लिली, आपने वाटर लिली के बारे में सुना होगा, कमल का फूल। तो आपको देखा होगा वो वहाँ उसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत लार्ज साइज़ में होते हैं और वो वाटर की सरफेस पे होते हैं। तो यहाँ पे हम उनके क्या होगा, वाटर की सरफेस पे क्यों होते हैं, क्योंकि वाटर उनके पास ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या करना है, उस पानी को जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उसको कम करना है। तो इसलिए क्या होगा, स्टोमेटा क्या होंगे, लार्ज नंबर में होंगे, और वो लार्ज नंबर में होने से क्या होगा, वो ओपन भी होंगे। जब ओपन होंगे तो वो वाटर को लूज़ करेंगे थ्रू ट्रांसपायरेशन, ठीक है। और ये जो स्टोमेटा होंगे वो कहाँ पे होंगे, अपर साइड पे होंगे, लीव के अपर साइड में, मतलब ओवर नीचे। तो वो वाटर के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वाटर को फेस कर रहे हैं, और अबव साइड पे उनके स्टोमेटा होंगे, और स्टोमेटा क्या होंगे, ज़्यादा भी होंगे और वो ओपन भी रहेंगे, ताकि वो वाटर जहाँ जितना वो वाटर ले रहे हैं उसको ट्रांसपरेशन के थ्रू अपने इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं, उसको एक्सक्रीट भी कर सकें, ठीक है। तो ये था। आगे सेकंड देखें, मीज़ोफाइट्स। सेम सिचुएशन होगी, फाइट्स ऐसे प्लांट जिनको ना ज़्यादा वाटर मिलते हैं ना ही वाटर शॉर्टेज होता है, बल्कि वो दो नॉर्मल कंडीशंस में रहते हैं और उनको कभी कभार दोनों ही सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है कि ड्रास्टिक कंडीशन में, ऐसे ड्रास्टिक कंडीशन कहते हैं कभी भी कोई भी अब्रप्ट चेंज आ जाए, जैसे कि कहत
या फिर बारिशें नहीं हो रही, रेनिंग सीज़न नहीं है, तो क्या आ गया, ड्रास्टिक कंडीशन है। अगर फ्लड आ जाए तो ये भी ड्रास्टिक कंडीशंस है, उनको वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाए या कम, तो ये ड्रास्टिक कंडीशन में इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अदरवाइज़ इनके लिए ये एक हैप्पीली लिविंग प्लांट्स होते हैं जिनको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वाटर मिल रहा होता है। तो इनमें क्या है सोल्यूशन, वाटर के जो हाई कंसंट्रेशन अगर होगी, मतलब ऐसी सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक, दो प्रॉब्लम्स है ना सिचुएशन, एक में जहाँ पे वाटर हाई है तो दूसरा जिसमें वाटर कम है। तो हाई कंसंट्रेशन में क्या होगा, उनके जो स्टोमेटा तो ऑब्वियसली उनके होंगे, तो उनके स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, तो वो अपना एक्सेस वाटर को रिमूव कर सकेंगे। और लो वाटर की सिचुएशन में क्या होगी, स्टोमेटा क्लोज कर लेंगे, वाटर को कंजर्व कर लेंगे। और इनमें हमारे जो नॉर्मली हमारे एरिया में जैसे कि कोई भी रोज़ है, ब्रिसिका है, नेक्स्ट हमारा मैंगो ट्रीज़ है, कोई भी इस तरह से फ्रूट के जो ट्रीज़ होती हैं, वो उन्हें देखिए नॉर्मल कंडीशंस फेस करनी पड़े, तो ये तो इसके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रही है, वो हैप्पीली रह सकते हैं। अब थर्ड कंडीशन है जो कि ज़्यादा सवेयर है, ज़ीरो फाइट, ज़ीरो ज़ीरो से फील हो रहा है, ज़ीरो मतलब नथिंग फाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वाटर कम है, और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि उनका टेम्परेचर भी हाई है। तो टेम्परेचर जितना हाई होता है, आपको पता है कि वाटर अगर कम या ज़्यादा हो, टेम्परेचर हाई होने से जितना वाटर है बॉडी से आउटसाइड इन्वायरमेंट मूव करता है, तो उनके पहले ही वाटर उनका कम मिल रहा है, ऊपर से टेम्परेचर भी ज़्यादा है, वाटर मूव एक्सक्रीट जो होता है इन्वायरमेंट में वो भी रिमूव ज़्यादा हो रहा है। तो हमें इसमें क्या सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन क्या होगा इसमें कि ट्रांसपोर्टेशन रेट को कम किया जाए, और इस तरह से इस क्या होगा कि वाटर को सेव किया जाए। अब ये किस तरह से कर सकते हैं कि इनमें जो लीव्स होती हैं वो एक तो होते हैं स्मॉल, जितने स्मॉल लीव्स होंगे स्टोमेटा कम होंगे, तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो भी इस पर डिपेंड कर रही होती है। थिक लीव्स होंगे, थिक लीव मतलब वो उनमें सकुलेंट प्लांट्स होंगे, जैसे कि आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस कोई भी नॉर्मल कैक्टस आप उसके देखें कि उनके जो लीव्स होते हैं ना वो सकुलेंट होते हैं, तो उसमें वो क्या होता है, वाटर स्टोर कर लेते हैं, जब भी उनको वाटर अवेलेबल होता है वो वाटर को सेव करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। टोमेटो इस पर क्या होंगे दूसरी जगह पे, एक तो लोअर साइड पे होंगे और होंगे भी कम, ताकि वाटर रिमूव ना हो। तो क्या होगा, एक और सिचुएशन है स्टोर वाटर इन रेनी सीज़न, जब भी कोई रेनी सिचुएशन आ जाएगी तो वो वाटर को कंजर्व कर लेंगे, वाटर को सेव करने की सलाहियत, और इस तरह से वो अपने आप को होम्योस्टेसिस कंडीशन में मेंटेन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने प्लांट्स की बात की, तो अब ऑस्मो रेगुलेशन ऑब्वियसली हम कहेंगे देखेंगे एनिमल्स में भी। तो एनिमल में क्रिटिकल बैलेंस रिक्वायर्ड होता है। अब देखिए एक अंडरस्टैंडिंग चीज़ है कि प्लांट्स है उनकी जो सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए ना, तो उनके सेल के ऊपर सेल वॉल होती है जो कि थिक होती है, वो उनको अगर ज़्यादा उन्होंने इन्वायरमेंट से वाटर ले लिया हुआ है या वाटर ज़्यादा रिमूव करे तो उसको उनके शेप मेंटेन रखने में होती है, हेल्प आउट करती है। जबकि एनिमल्स में ऐसी सिचुएशन नहीं होती, उनमें सेल वॉल नहीं होती। तो क्या होता है कि उनके थोड़ा सा भी जो चेंज होता है वो ड्रास्टिक हो सकता है, तो इनमें क्रिटिकल बैलेंस रिक्वायर्ड होता है किसी भी एनिमल सेल के लिए। तो एनिमल्स दो जो भी एनिमल्स होते हैं उन दो तरह से सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट के रिस्पेक्टिवली। एक को कहेंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स, मतलब उन्होंने अपने आप को सिचुएशन को सेट करके रखा हुआ है। तो इन्होंने क्या करना है, ये नहीं है कि उनका इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता, इन्वायरमेंट चेंज हो, सिचुएशन चेंज हो, लेकिन वो क्या करते हैं अपने आप को जस्ट इस तरह से करते हैं कि उनके जो बॉडी फ्लूइड है वो उनके इन्वायरमेंट के साथ कंसाइड कर रहा होता है, बिल्कुल सेम सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रह रहा होता है। जैसा ही उसका इन्वायरमेंट होगा वो अपनी बॉडी फ्लूइड को भी इस तरह से मेंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर उनके इन्वायरमेंट में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो बॉडी में सॉल्ट कंसंट्रेशन इतनी रखेंगे ताकि उनका वाटर लॉस ना करना पड़े। तो इस तरह से तो ये इनका क्या है, जब सिचुएशन ही एक सेम है तो उनको रिक्वायरमेंट भी नहीं है एडजस्टमेंट की। और ये क्या है कि आइसोटोनिक सिचुएशन होगी कि वो एक आउटसाइड और इनसाइड अपने दोनों चीज़ों को मेंटेन करके रख रहे हैं। अब सेकंड जो है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि उनके जो बॉडी फ्लूइड है वो उनके इन्वायरमेंट के सेम सिचुएशन में नहीं होता। जब इन्वायरमेंट और बॉडी फ्लूइड का अगर सिचुएशन सेम नहीं है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट किस तरह से कि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने बॉडी के फ्लूइड को इस तरह से मेंटेन करे। फॉर एग्जांपल बाई साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो साल्ट कंसंट्रेशन ने क्या करना है, वाटर कम हो गया तो वाटर यहाँ से इधर जाएगा, तो इसलिए क्या है ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है, उसको नीड कहती है एडजस्टमेंट की। अब उसको एडजस्ट करना पड़ा है। अब एडजस्टमेंट क्या हो सकती है, आप देखें आइसोटोनिक तो सिचुएशन नॉर्मल थी, अब बाकी दो सिचुएशन हमने पढ़ी थी हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक क्या है
कि हाइपरटोनिक में यही था ना कि बाहर वाटर ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट में, तो वो आपके सेल में जाता है और सेल क्या होता है, ब्रस्ट कंडीशन में आ जाता है। सेल किसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो इसको मेंटेन करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, जो एक्सेस वाटर है सेल को रिमूव आउट करना पड़ता है। सही है। और उसके बाद सेकेंड सिचुएशन है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या है कि उनके अंदर सेल के इनसाइड पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो वाटर को वही रिमूव करता है। इन शॉर्ट हम दूसरी तरह ये भी कर सकते हैं कि वो एक्सेस वाटर की जगह पे साल्ट को रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका रिवर्स है, क्योंकि साल्ट क्या है, अंदर साल्ट जब जैसे ही वाटर इनसाइड से आउटसाइड मूव करेगा तो साल्ट कंसंट्रेशन वाटर के रिस्पेक्टिवली अंदर ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर सेल के अंदर ज़्यादा है तो उसे क्या करना पड़ रहा है, उसको रिमूव आउट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन इस सिचुएशन को से क्या कर देंगे, ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे। अब ऑस्मो कन्फर्मर की हम आगे नेक्स्ट बात तो करेंगे, क्योंकि वो तो है ही ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आगे थोड़ा सा जाके हम इसके बारे में डिटेल देखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर है वो हम इस चीज़ के बारे में फोकस करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन है क्या। वो ये वाले जो दो प्रोसेस है, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सिचुएशन को कोप करने के लिए वो किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करें, तो एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर में कंप्लीट वाइंड अप करते हैं। लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है आपके लिए, कि आपने ये लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए अपनी बुक को रीड आउट करें, इस बार लेक्चर को देखिएगा, और आपने करना क्या है, आपने मुझे ये बताना है। कल अगर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं इस क्वेश्चन का पूछूंगी भी, कि आपने बताना है कि ये जो हमने दो प्रोसेस देखे, रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर, रिमूवल ऑफ द एक्सेस सॉइल, तो इस दो सिचुएशन को कोई भी एनिमल किस तरह से अडेप्ट कर सकता है। तो आपने क्या करना है, 2 से 3 लाइन में इसका आंसर करना है कि किस तरह से ये पॉसिबल है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनिमल्स है वो इस सिचुएशन को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको अंडरस्टैंड करता है, वेल इट्स गुड। नहीं समझ आती तो फिर नेक्स्ट हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा कि एक दफ़ा अपने थिंकिंग्स के इस लेक्चर को लेने के बाद और इसको अंडरस्टैंड करने के बाद, इसको रीड आउट करने के बाद आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर मुझे दे सकें। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।